नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की। उनके पास बहुत सारे और भी मंत्रालय हैं, वो हर विषय पर बात करते हैं। आज हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे किन विषयों पर सीधी बात हो सकती है या नहीं। हरदीप, आपका सीधी बात में स्वागत। धन्यवाद। मैंने देखा हरदीप, 40 साल से हम लोग 45 साल से जानते एक दूसरे को। हरदीप सिंह पुरी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। मैं भी आपको 45 साल से के करीब जानता हूं। मेरे में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है या हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, हम सब के बीच में आया है, उसको मुझे पता नहीं, पर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। हरदीप पुरी जिनको मैं जानता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, कहना ये पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, ये अनपढ़ हैं, इनको दिमाग का एग्जामिनेशन करना चाहिए, ये भाषा हरदीप पुरी से एक्सपेक्टेड नहीं थी। बाकी लोगों से तो है, हाँ। पर आपको भी ये कहना पड़ रहा है, इसके पीछे कोई मजबूरी है क्या, या आपको गुस्सा आ गया? नहीं नहीं, ऐसा है ना, मेरे पे कोई मजबूरी है ना कुछ है। देखिए, जो इस समय देश की स्थिति है, हमारे पास जो पैंडेमिक महामारी है, दिस इज ए वंस इन अ सेंचुरी चैलेंज। प्रभु जी, मैं अपने 40 साल के डिप्लोमेटिक करियर के दौरान आई हैड द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग इन प्लेसेस लाइक जिनीवा, जहां पे आई वाज accredited to the World Health Organization. I served in New York, where I was accredited to the UN, and I was also we were on the Security Council. I had the privilege of presiding over the Security Council. कई मेडिकल और पैंडेमिक चैलेंजेस आए हमारे पास, H1N1, स्वाइन फ्लू, एबोला, सार्स का जो फेटेलिटी रेट है वो 17% है, अपनी कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में सब जो वेल मीनिंग लोग होते हैं, उनको इकट्ठा होके जो हमारे सामने जो समस्याएं आई हैं, उनका सामना करना चाहिए। वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली। तो मैं उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे किसी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि एक हमारे 60 नहीं, एक लॉट में 60 रिटायर्ड कॉलीग्स थे और दूसरे में 120, इन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी है। आई हैड सीन रेफरेंसेस टू दोज, तो मैंने कहा मुझे दिखा दीजिए। तो एक चिट्ठी थी जो 60 हमारे कॉलीग्स ने साइन की है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस उन्होंने बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके मैं 3 बताता हूं आपको, और आप उसके बाद मेरे को बताइए कि जो मैंने भाषा का इस्तेमाल किया है, और मैं आपके एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने, एक उन्होंने रीजन ये दिया, एंड आई एम कोटिंग बिकॉज अंग्रेजी में ये पत्र है, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, आई एम अंडरलाइनिंग, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, देयर इज ए सुपरस्टिशन that the current parliament is not lucky. Therefore, because of this superstition, a new parliament should be constructed. तो मैंने जब इसको पढ़ा अपने आप, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको दोहराया, मुझे लगा कि अगर कोई अब पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितने वो पढ़े लिखे हैं वो आपके पर डिपेंड करता है। सब इन्होंने पास किया हुआ था। जब उन्होंने साइन अ लेटर, हरदीप आपके साथ ही पास किया IAS उसमें आपके मित्र पुराने एग्जाम, तो मैंने भी बड़े लिखे तो थे वो। उन्होंने कहा, उन्होंने दस्तखत किया, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड। अच्छा, उसको छोड़िए, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि ये जो सेंट्रल विस्टा है, इसका ग्रीन स्पेस जो है, शाम को जहां पे वो क्वालिटी और कैरी होम, तो पता नहीं आजकल आइसक्रीम वाला है कि नहीं, हमारे बचपन में हम लोग जाया करते थे वहां आइसक्रीम खाने। तो उन्होंने कहा कि वो जो ग्रीन स्पेस है, इट प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव वेन्यू फॉर पीपल टू गो एंड हैव इवनिंग एंटरटेनमेंट। ये सेकंड पॉइंट। तो मैंने उसमें कहा कि इससे ग्रीन स्पेस तो बढ़ेगा, कम नहीं होने पर होगा। तो मम्मी, डैडी एंड पप्पू कैन गो एंड हैव आइसक्रीम देयर इन द इवनिंग। ये तो दिस इज समथिंग दैट आई मेड नोन। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, इवन मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि 2061 में भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कम होनी शुरू होगी। अरे भाई साहब,
अभी जो पार्लियामेंट है जिसके बारे चर्चा हो रही है, जिसको वो चाह रहे हैं रोका जाए, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग 1920 में बननी शुरू हुई थी। 1947 में हमारी जनसंख्या क्या थी? 350 मिलियन। आज कितनी है? 1.38 बिलियन। और आने वाले वर्षों में ये क्या हमारी जनसंख्या कम होती जाएगी? अरे भाई, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है बढ़ती जाएगी, और अगर रेट ऑफ ग्रोथ भी कम हो। हरदीप एक मिनट सुन लीजिए, आप ये बात आपने कही बड़ी वाजिब है, आपके लॉजिकल आर्गुमेंट मेरे को आप कंप्लीट, चावला जी मेरे को जरा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जो आप मेरी ग्रिलिंग करने जाए करिए। तो मैंने कहा कि भैया 2026 में जो फ्रीज है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अभी वो पार्लियामेंट बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है, अभी सेस्मिक जोन 2 में है थी, अब सेस्मिक जोन 4 में है। अगर कोई रिक्टर स्केल के बड़ा ट्रेमर आए, you know, we could have serious consequences. अंदर से खोखली है, we have shown pictures of the, you know, degradation done there, and अभी बैठने की जगह नहीं है। तो and this is a project, प्रभु, which started at the time of the Congress government 2012 में। तो मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग जो सीनियर सिविल सर्वेंट थे, आप 2012 में यू आर पार्ट ऑफ दिस। अभी आपको ओपन सीजन हो गया, जिसको मूड आता है उठा के चिट्ठी लिख देता है। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा ये पढ़े लिखे मूर्ख है। और तो मैंने आगे कहा, आई थिंक माई यूज ऑफ लैंग्वेज वॉज टेम्पर्ड, इट वॉज वेरी वेरी कंसिडर्ड, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई हैड यूज, चावला जी। सो अभी आई हैव हैड नो कम बैक। वन ऑफ माई बैचमेट्स कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग, ही सेड, भैया तुमने वो कैबिनेट सेक्रेटरी की बात की है, मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम तो नहीं लिया, पर उस समय मैं नहीं था कैबिनेट सेक्रेटरी, आपका निशाना कहीं और था। अब मैंने कहा, भैया मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर मुझको मजबूर करते हो तो मैं नाम लेना भी शुरू कर सकता हूं। तो सवाल ये उठता है, सेंट्रल विस्टा, कई बार मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, सेंट्रल विस्टा, 20,000 करोड़, ये बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ था किस तरीके से कि एक्चुअली 2021 का बजट जो खत्म हो गया एक साल, और 21-22, आप एक बार छोटे सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए कि ये सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल रेवेन्यू में क्या क्या कितना बजट। आपने कहा कि सेंट्रल विस्टा जो डेवलप हो रहा है, सेंट्रल में जो राजपथ का डेवलपमेंट हो रहा है, एक पार्ट है, पार्लियामेंट एक पार्ट है, ये अभी 2 पार्ट शुरू हुए हैं 2021 में, जो 22 में खत्म होने वाले हैं। I will give you an overall picture, और इसमें कितने कंपोनेंट्स और रफली क्या खर्चा, आई विल टेल यू। जी देखिए, नई पार्लियामेंट जो बनाएंगे हम, उसकी टेंडर्ड कॉस्ट है 862 करोड़, 862 करोड़, नंबर 1। और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, जिसपे विच राजपथ पे, इंडिया गेट पे जो उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 400 करोड़ प्लस 470 करोड़ के करीब एग्जैक्ट। दोनों प्रोजेक्ट मिला के ये 1300 करोड़ के करीब बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमको 10 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनानी है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, और ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में जो 51 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, दे कैन सिट इन वन प्लेस। अभी दे आर ऑल ओवर द सिटी, एंड वी आर स्पेंडिंग 1000 करोड़ ऑफ रुपीज बाय वे ऑफ रेंटल। ये 10 बिल्डिंग, न्यू कॉन्फ्रेंस सेंटर, न्यू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, रेजिडेंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, रेजिडेंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर, कई आंकड़े हैं। एक जो बजट एस्टिमेट शुरू में इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए दिया गया था, आई थिंक वो था कोई 13,400 करोड़ का। अब ये 13,400 करोड़ का खर्चा होगा या कम आएगा, जो आपने पार्लियामेंट की टेंडरिंग की। अच्छा, आप यहां पे आपके मीडिया वाले और ये कई लोग 20,000 करोड़ बोल देता है, कोई कह देता है 14,000 करोड़ का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास पे अभी चर्चा ही नहीं हुई, उस पर ना डिजाइन प्रेजेंट हुआ है, और डिजाइन प्रेजेंट होने के बाद देयर विल बी डिस्कशन, देयर विल बी ड्राइंग्स फिक्स, एंड देन देयर विल बी टेंडरिंग। टोटल प्रोजेक्ट cost is, if I go by my limited experience, will be in the vicinity possibly of 13,000-14,000 crores. But as I said, total this will be the entire Central Vista project, सब मिला के। आप कह रहे 14,000 के करोड़ का लगभग खर्च होगा, 5 सालों के अंदर जाकर के खर्च होगा, जिसमें सब चीजें आपने गिनवा दी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने प्राइम मिनिस्टर के बार बार नाम आता है, लोगों ने आपके जो विरोधी हैं जिनको मोटिवेटेड कैंपेन करना है, उसका नाम भी लगा दिया, मोदी महल बनेगा, ये बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट का हाउस बनेगा। तो इसके ऊपर कोई एस्टिमेटेड आपके, जो एक तो फ्रंट पेज पर अखबार में छपा था 15 एकड़ के अंदर घर बनेगा,
आपने कहा पता नहीं कैसे 15 एकड़ में बनेगा नहीं बनेगा, तो कोई अंदाजा है एक क्लियर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर घर बनना चाहिए? पहले तो ये भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि जरूरत क्या थी इन लोगों के घर बनाने की दोबारा से? The necessity for a new vice president's house, new prime minister's awas is because of functional reason. The vice president's place is taking up a lot of space there with a very low FIR utilization, where we can build a large number of buildings with much better space utilization, number one. Insofar as vice president is concerned, prime minister and the president, they have to be in an area so that movement does not become an impediment for the functioning of the city. Number two, these buildings are not being built for today. They are being built for the next 200 years. We are utilizing buildings of 1920. All right, no cultural heritage building will be demolished. So I've answered the question. Insofar as Jawahar Bhavan is concerned, you asked a specific question. Let me I'm asking a specific question. Will you demolish Jawahar Bhavan? I am telling you, all Foreign Office and all the government buildings will be in that 10 central building. You know, we had some issue whether Vayu Bhavan, Nausena Bhavan, army buildings, they will all be together in the defense enclave. MEA or the Foreign Office will also be in those 10. Now your question is whether Jawahar Bhavan, which is a more recent construction, I have answered a question in Parliament and I'm happy to repeat myself. We have not taken a final decision on which all government buildings will be demolished. चलो लेट्स गो बैक टू योर फेवरेट सब्जेक्ट्स नाउ, जिसमें ये कि सबसे पहले काम शुरू किया प्रधानमंत्री ने, अच्छे काम शुरू किए, स्वच्छ भारत का काम शुरू किया। स्वच्छ भारत के अंदर कुछ एम्बेसडर अपॉइंट किए थे उस वक्त, वो कई काम कर रहे हैं या वैसे नाम के लिए वास्ते किए थे उन लोगों को? आपने कभी बातचीत की उनसे? फिल्म स्टार हैं, उस 25 तो फिल्म स्टार हैं, उनको भी आपने झाड़ू पकड़ा दिए थे तब। उनको स्वच्छ भारत का नारा लगा, अच्छा काम करना शुरू किया, फिर बाद में ये एम्बेसडर कहाँ चले गए? देखिए, एम्बेसडर्स का काम आप भी जानते हो और मैं भी जानते हूं, वो होता है टू रिप्रेजेंट एंड दे आई थिंक आई नो व्हाट यू हैव इन माइंड, बट लेट मी स्टार्ट विद द स्वच्छ भारत मिशन। व्हेन इट वाज अनाउंस्ड 2014 15 अगस्त को, तो एट दैट टाइम प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था अपनी स्पीच में? उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जब हम महात्मा गांधी जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, सारा देश शुड बी ओपन डेफिकेशन फ्री। तो 2 अक्टूबर 2019, एक्सेप्ट फॉर वन स्टेट वेस्ट बंगाल, जो अपने ही तरीके से बिजी थे, सारा देश थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के तहत वी हैव सर्टिफाइड दैट वी आर ओपन डेफिकेशन फ्री। इसमें फिजिकल टॉयलेट्स बनाने थे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। नहीं, लेट मी कंप्लीट नहीं, आप सवाल पूछते हैं, मेरे को जवाब देने नहीं देते, आपकी पुरानी आदत है। नहीं, पुरानी आदत है, करेक्ट यू। आई एम सेइंग द वर्क ऑन स्वच्छ भारत मिशन हैज बीन, द फर्स्ट फेज हैज बीन कंप्लीटेड। वी हैव ऑल द इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स, एंड वी हैव ODF इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। एग्जैक्टली कौन सा काम एम्बेसडर ए ने किया और एम्बेसडर बी ने किया, दैट they were very useful, they spread the message। अब उनका रिपोर्ट कार्ड हमने अभी नहीं मंगाया, बट स्वच्छ भारत मिशन इज कंटिन्यूइंग। मैं आपको बता रहा हूं, वी हैव अ रेव 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें बजट में निर्मला जी ने 1,41,000 करोड़ की एक प्रोविजन भी किया था। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, चलो एक एक करके बात करते हैं आपसे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आंकड़ों का कंटेस्ट नहीं करने वाला हूं। स्मार्ट सिटीज आपने 100 घोषित किए थे, उसके ऊपर 10 पैरामीटर्स के ऊपर आपने उनका आकलन करना शुरू किया था। NDMC जिसमें आप रहते हैं वो भी उसका एक पार्ट है, बाकी सिटीज भी हैं। आपको लगता है 5 साल के बाद, 5 साल की प्लानिंग थी आपकी, इन 100 सिटीज में से उन आंकड़ों पर, मैं ये नहीं कह रहा कि 5,000 प्रोजेक्ट थे उसमें से 2,600 पूरे हुए हैं, 2,600 में से 50% आपका बजट खर्च हुआ है, पूरा नहीं होता है लगता है उसके अंदर कोई स्मार्ट सिटी बना है आपके हिसाब से? बताइए चावला जी, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम ये देश में एक सबसे सक्सेसफुल और टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, 2015 जून में यह शुरू हुआ था, पर जो स्मार्ट सिटीज हैं जिनकी इलेक्शन या सिलेक्शन करनी थी वो कुछ 2018 तक हुई हैं, और 5 साल के अंदर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ अ सिटी बल्क ऑफ द वर्क वाज टू बी फिनिश्ड। 100 सिटीज सिलेक्ट हुई थी, जिसमें से NDMC की जो आप बात करें, दिस इज वन ऑफ द 100 सिटीज।
जब ये प्रोग्राम कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था उस समय शायद लोगों के दिमाग में था कि ये 100 न्यू ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज होंगी, पर जब हमने इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें से 90 ब्राउनफील्ड हुई एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पे। अब इस 100 में से जो इस स्मार्ट सिटी का नर्व सेंटर होता है, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, वो 100 में से कुछ 55 में बन गया है। सिविल एविएशन के आप मंत्री हैं, अभी 25% कैपेसिटी पे लोग काम करके 4,50,000 के लगभग लोग फ्लाई करते थे, आज का 40,000 45,000 फ्लाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा इंसेंटिव अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अंदाजा जो है सिविल एविएशन इंडस्ट्री का 48,000 करोड़ के करीब नुकसान होने वाला है। कोई प्लान है आपका कि इनको कोई अच्छा स्टिमुलस जैसे बाकी कंट्री दे रहे हैं, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वो लोग दे रहे, उतना स्टिमुलस आप भी देंगे कि नहीं देंगे? चावला जी, आप कंपेयर कर रहे हो और आप उदाहरण दे रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। मैं आपको जानकारी दे दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी प्री कोविड से पहले 2.89 ट्रिलियन की थी, नंबर 1। जहां तक मैं अब सिविल एविएशन की बात करता हूं, मैं वैक्सीन की भी बात कर दूं। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने ज्यादा वैक्सीनेट किया लोगों को, और चाइना 12 ट्रिलियन की है इकोनॉमी। हमने 80 करोड़ लोगों को 9 महीने 3 टाइम का राशन दिया है। हमारी प्रायोरिटीज वो हैं। दूसरा, सिविल एविएशन सेक्टर के लिए हमने काफी स्टेप्स लिए हैं, और वो सिविल एविएशन के जो ऑपरेटर्स हैं हम उनके साथ रेगुलर टच में हैं। हमने एयर रूट्स रैशनलाइजेशन की है, पहले क्रेडिट की किया है। जो भी हमारे एयरलाइंस हैं जिनके पास, let me complete. You're not letting me complete. We have given them a credit facility जिनका 40% जिनका of their borrowing, they can take more money up to a cap of 200 crores. This has come as a relief. हमने अभी जो लोअर फंड है जिसमें क्योंकि एटीएफ के दाम बढ़ गए हैं 30-35% उसका कॉस्ट होता है, उसमें हमें उनको थोड़ी सुविधा दी है। सो वी आर गिविंग देम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप। जो लोग अपने एयरपोर्ट्स को जो चार्जेस है हम उनके साथ बैठते हैं, उनको बोले भाई अभी आपने इनको इन कैश नहीं करिए, बिकॉज ये सारा सेक्टर अंडर स्ट्रेन है। एयरलाइन ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और सबसे ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री सारी बैठी हुई है। जब पहली वेव खत्म हुई तो टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव करने लगी। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम और नहीं करेंगे, आगे बढ़ते। अगर हमें लगा कि हमें और कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जिसके साथ एयरलाइंस को, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को, टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ हमें रिलीफ देनी है, तो आई एम श्योर हमारी माय सीनियर कॉलीग जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, दे कैन कंसिडर दैट, but it has to be within the overall national package and the overall national resources. एक बात और, आपने अभी 4-6 महीने एक इंटरव्यू दिया था फिर आप किसी वेबसाइट के लिए, तब आप कहा किसान आंदोलन जो है 5-6 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आपने पार्टिसिपेट भी किया था कि हमारा काम है हर एक मिनिस्टर का प्रेस काउंसिल एड्रेस करना, समझाना वर्किंग ग्रुप में। तो किसान आंदोलन अभी तक भी चल रहा है, और आप क्योंकि पंजाब से आते हैं, अमृतसर से चुनाव लड़ा है आपने, तो आपका थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। पर किसान आंदोलन तो अभी तक चल रहा है, आपको लगता नहीं कि उसके ऊपर भी कुछ सरकार को और आप जैसे लोगों को आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए इस रुकवाने के लिए? प्रधानमंत्री जी ने शुरू से यह स्पष्ट किया है कि हम लोग इन किसान भाई जो हैं, जो मेहनती हैं, जिन्होंने हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम इनसे बात करने को तैयार हैं। अब कई लोग आए बीच में, उन्होंने कहा भाई कुछ आप फेस सेविंग करिए, कुछ ये करिए। हमारी तरफ से क्या कहा गया, वी हैव हेल्ड दीज कानून इन अबेयंस। भाई बातचीत से हल होगा। जो आप बात कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुझे किसी ने पूछा था, और मे बी अ वेबसाइट प्लेटेड, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा ये जो आंदोलन में जो स्टिंग है, जो ऑपोजिशन है, जो मतलब तोड़फोड़ वाला, मैंने कहा ये खत्म हो जाएगा। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जहां से भी ये इन्फ्लुएंसेस आ रहे थे वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थे। हमारे जो दरवाजे हैं एकदम खुले हैं, जो हमारे किसान बहन भाई हैं, फॉर देम टू कम एंड टॉक। कुछ राउंड्स हुए हैं तोमर जी के साथ, पीयूष जी के साथ। Those talks need to be revived. आपने वैक्सीनेशन के बारे में भी कहा था, अभी 2-4 चीफ मिनिस्टर का लेटर पढ़ा होगा आपने, वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन पॉलिसी थोड़ी
थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो सेंट्रल को दोबारा से लेना चाहिए। आपको लगता नहीं कि ऑर्डर जितना देना चाहिए था जनवरी में या फरवरी में, बाकी देशों ने 400 मिलियन किया, कितने 500 किया, आपने पढ़ा होगा अखबार में, आप फॉलो करते रहते हैं। कोई लगता नहीं कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन, जो आज चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में? हमने शुरू में जो काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मैं आपको वैक्सीन के बारे थोड़ी सी जितनी मुझे समझ है आपके साथ शेयर कर लूं। इट इज नॉट अ कमोडिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ द शेल्फ। ये दुनिया भर में ये सिचुएशन है। वैक्सीन सप्लायर्स दुनिया भर में और मैन्युफैक्चरर्स बहुत लिमिटेड हैं। तभी हमने शुरू किया था काम बहुत जल्दी। हमारी ओरिजिनल प्लान थी कि जून के महीने तक 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें। पर जब वो चल रहा था फर्स्ट फेज में, जब सेकंड वेव आई तो ये लगा, और स्टेट्स पहले कह रही थी अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ये हमें दीजिए, हमें फ्रीडम दीजिए। कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी डायरेक्टली इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को, वहां से उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये स्टेट्स जो है कभी कहती है कि हमें दे दो, फिर कहते हैं आप कर लो। मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड टाइम पे कदम उठाए हैं। आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक, भारत बायोटेक को हमने 3 महीने की वैक्सीन बनाने के एडवांस में पेमेंट की है, और वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने वाली। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2013 करोड़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर है। 22 करोड़ टोटल वैक्सीन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। नाउ जी व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज टू, देखिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चर इज अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, और जो वैक्सीन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम इंकरेज कर रहे हैं। लोकल हमारी जो एंटिटीज हैं उनके साथ टू अरेंज गेट इनटू अ कमर्शियल अरेंजमेंट। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इज इंक्रीजिंग मेनी फोल्ड। सो वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वैक्सीन प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी विल बी इंक्रीज मेनी फोल्ड। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप इसको लीजिए, पहले यह तय किया गया था 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्टेन करेगी और स्टेट्स को देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं देख रहा हूं एक स्टेट ने उठा के कंसेशनल रेट पे लेकर प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट पे बेच दी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट जो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने पहले फ्रीडम चाहिए थी, उन्होंने कांटेक्ट किया मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स ने जवाब नहीं दिया, उनको मिडिलमैन ने जवाब दिया। अब इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी। पहले जहां से ऑपोजिशन आ रही है, राजस्थान में क्या हुआ, शर्म की बात है, 11 लाख डोजेज मिली है कूड़े के दान में। पंजाब में 400 रुपए की वैक्सीन खरीद के 1000 रुपए की प्राइवेट पार्टीज को दी गई है। अब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स फेडरल स्ट्रक्चर में, ये केंद्रीय मोदी जी की सरकार है जो ये कर पाती है। आपने भी और सरकारें देखी है, वेदर दे वुड हैव हैड द कैपेसिटी टू डील विद इट लाइक दिस। वैक्सीन जो है पॉलिटिक्स के अंदर विक्टिम है, जो बड़ा पक्का है। आप कहते हैं कि हम पहले से एंटीसिपेट, और 30 करोड़ लोगों को हमने जून तक लगाने का प्लान था। अगर प्लान था तो 30 करोड़ लोगों का वैक्सीन का ऑर्डर भी कम से कम 60 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर होना चाहिए। यू राइट, समझ रहा हूँ कि आपने कहा 30 करोड़ लोगों को लगाने का प्लान था। अगर 30 करोड़ का था सिंगल डोज तो 30 करोड़ का ऑर्डर होना चाहिए था। अगर डबल था तो 60 करोड़ का होना चाहिए था। देखिए, थैंक यू फॉर योर फोर्थ स्पीच। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एक डायनेमिक सिचुएशन में अगर आपको पता हो कि वैक्सीन कितनी चाहिए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, वो उतना ही पता लगेगा। आपको पता लगा वायरस कैसे बिहेव कर रही है। अगर वायरस पहले फेज के बाद सबसाइड हो गई थी, उसके बाद म्यूटेंट आया, मान लीजिए इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर यही चर्चा हमारी 6 दिन पहले या 16 दिन या 20 दिन पहले हुई, मूड वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर एक हफ्ते बाद आप किसी से बात करेंगे, यू विल हैव अ मोर ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एनीवे, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आई होप एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सम ऑफ व्हाट आई कुड से आल्सो केम अक्रॉस। No, that's correct. You are saying कि जब डेवलपिंग सिचुएशन होती है, अमेरिका वालों को पता था कि आने वाला 400 मिलियन ऑर्डर किया था उन्होंने, ब्रिटेन ने भी किया था। शायद हमारे यहाँ जो पेडिस्ट्रियन है जो वैक्सीन का ऑर्डर करते हैं नीति आयोग में बैठ करके, उनको शायद पता नहीं था कि इतना ऑर्डर करना चाहिए। हमारे यहाँ की प्रेडिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपका ये 5th भाषण है। हमारे यहाँ के प्रेडिक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने मॉडलिंग यहाँ पे भी करवाई है और अमेरिका में भी करवाई है, और जो मॉडलिंग करवाई थी उसके अनुसार इट वाज वेरी क्लियर। जब बहुत लो फिगर्स थे, हमने कहा नहीं, आप मॉडलिंग कराइए, कहां तक आंकड़ा जा सकता है। तो किसी ने कहा कि भाई ये जाएगा शायद
3 लाख तक, 1 लाख तक। हमने कहा आप 1 लाख नहीं, आप 3 लाख की तैयारी करिए। बट व्हेन इट केम, इट वेंट अप टू 4,24,000। नाउ वी लर्न एज वी गो अलोंग, बट वी आर रिचर बाय द एक्सपीरियंस। What is the point of this criticism? You are able to produce again. You are in the midst of your sixth statement. No, you are in the midst of your sixth statement. No, I'm giving the seventh statement now. Seventh statement is that बाकी countries, why don't we have a why don't we have a we will have. Why don't you again? You're starting your seventh one. Let me tell you, we have vaccine. Let me complete. Let me complete. You had a situation. You had a situation where other than United States and China, हमने सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। हमारा जो केस फर्टिलिटी रेशियो है सबसे लोएस्ट है। टोटल नंबर ऑफ केसेस लोअर है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। उसको आप कंपेयर नहीं करते। आपको पता नहीं है अमेरिका और इधर उधर की बात करने का शौक है। अगर आपको सीरियस जर्नलिज्म करनी है तो आप कंपेयर करिए और कंपेयर करिए हमारा इस समय लिसन ओवरऑल रेट क्या है और मोर्टेलिटी रेट है उसको देखिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। You are a very combative as usual. That's a part of a new politics these days. Thank you. आप हमारे यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। I'm never combative. I'm one of the most calm people. We know Thank each you other. very much. Thank you. तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी दे सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार करिए तब तक और देखते रहिए आज तक।